अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 54। वो अस्पताल जिसमें कैटी को दाखिल करवाया गया था गो कि प्राइवेट अस्पताल था, लेकिन रात के वक्त मुलाकातियों की आमद पर वहां सख्त पाबंदी लगा दी जाती, वरना शायद उस वक्त मैं वहीं पर चला जाता। बहरहाल कुछ देर करवटें बदलने के बाद मुझे नींद आ ही गई। रात के न जाने किस पहर एक हसीन ख्वाब शुरू हुआ जिसका महवर और मरकज पीचिन थी, और जब वो तवील ख्वाब अपने इख्तिताम को पहुंचा तो न जाने क्यों कर मुझे ये एहसास हुआ कि दर हकीकत वो ख्वाब नहीं था। पीचिन का नर्म और गुदाज वजूद हकीकतन मेरी गिरफ्त में था। खासे तवील वक्फे की खामोशी के बाद मैंने उसके महकते रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हारे मंगेतर से मिलकर कतन खुशी नहीं हुई थी। मैं भी उसकी मंगेतर कहलाकर कतन खुश नहीं होती, उसने सरगोशी में जवाब दिया। फिर क्या मजबूरी है, तुम कोई देहात की अनपढ़ और मजबूर लड़की तो नहीं हो? मैंने उससे सवाल किया। बाज मामलात में हम लोग अनपढ़ देहातियों और बला के रिजत पसंदों से भी बदतर इंसान बन जाते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोली, बगावत नहीं कर सकते, अहद नहीं तोड़ सकते। उसके लहजे में दुख, तासुफ और महरूमी मैं महसूस कर सकता था। मुझे मालूम है कि तुम महज एक ख्वाब ही हो, नसीमे सहरी का एक झोंका हो। आज यहाँ हो, कल न जाने कहाँ पर होगे, और मेरी तलब महज जिस्म की तलब नहीं है। ली यन भी जाहिर है एक जिस्म ही का तो नाम है। सब कुछ जानते बूझते भी न जाने क्यों मैं तुम्हारे पहलू में सिमट आई। मुझे अपने आप पर इख्तियार नहीं रहा। शायद मेरी मिसाल तपते सहरा में सफर करते उस मुसाफिर जैसी है जिसे कोई शजरे सायादार नजर आ जाए तो बेख्तियार उसकी छांव में जा बैठता है, महज सस्ताने के लिए। ये तो उसे भी मालूम है कि छांव में वो सदा नहीं बैठ सकता और ना ही दरख्त को या छांव को साथ लेकर चल सकता है। शायद तुम यकीन ना करो कि मैं इस किस्म की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं उस किस्म की लड़कियों में से बिल्कुल नहीं जो हर हैंडसम मर्द को देखते ही दिल हाथ से छोड़ बैठती हैं। लेकिन तुम्हें पहली बार देखकर दिल को न जाने पता नहीं क्या होने लगा। मैं इस बात को अपनी खुशकिस्मती पर महमूल करता हूँ, मैंने भी जवाब दिया। कुछ देर बाद वो चली गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे गुलशन के तमाम फूलों से खुशबू चली जाए। मेरे दिल में वो एक अजीब सी खलिश छोड़ गई थी। मैं देर तक मलगजी रोशनी में आंखें खोले पड़ा इधर उधर देखता रहा और उसके बारे में सोचता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तक वो मेरे इतने करीब मौजूद थी। कुछ देर बाद बिलाखिर मैं एक बार फिर बेसुध होकर सो गया था। दूसरी सुबह पीचन ने मेरी हिदायत के मुताबिक मुझे अलस सुबह जगा दिया था। मैं जल्द अज जल्द कैटी की खबरगिरी के लिए जाना चाहता था और मेरा दिन भर अस्पताल में रहने का इरादा भी था। पीचन और ल्यूतांग तो पहले ही सुबह जल्द उठने के आदी मालूम होते थे। मैं जब नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो वो दोनों ही नहीं बल्कि ली यन भी मेज पर मौजूद था, और वही गुज़िश्ता रात की सी बोझल सी खामोशी मेरी मुंतज़िर नजर आती थी। एक खामोश तबा मुलाजमा ने हम चारों को अपनी अपनी पसंद का नाश्ता पेश कर दिया। नाश्ता करके मैंने लिबास तब्दील किया। पीचन ने न जाने कहाँ से मेरे लिए एक माकूल किस्म के सूट का बंदोबस्त कर दिया था जो मेरे जिस्म पर खासा जचता था। तैयार होकर मैं घर से निकल खड़ा हुआ। चाइना टाउन की गलियां इतनी तंग थी कि छोटी से छोटी कार भी उनमें आसानी से नहीं गुजर सकती थी। ल्यूतांग या पीचन को कहीं दूर जाना होता तो वो गैरेज तक पैदल चले जाते। गैरेज में देख चुका था और इस वक्त उनकी कार की चाबी भी मेरे पास मौजूद थी। मैंने नाश्ते में ब्लैक कॉफ़ी पी थी। इसके बावजूद घर से निकलते ही मुझे एहसास हो रहा था कि मुझ पर कुछ सुस्ती सी तारी है जो कम होने के बजाय लम्हा बलम्हा बढ़ती चली जा रही थी। एक गली से गुजरने के बाद मैं दूसरी गली में दाखिल हुआ तो चंद कदम चलकर मेरी पलकें जैसे बोझल सी होने लगी और दिल चाहने लगा कि मैं वहीं पर लेटकर सो जाऊं। तंग गलियों और ईंटों का नाहमवार फर्श भी मुझे बहुत भला मालूम होने लगा था, लेकिन इन गलियों में दोनों तरफ गंदे पानी के नकास की नालियां थीं। एक बार तो मुझे अंदेशा हुआ कि मैं नाली ही में न गिर पड़ूं। मैंने ईंटों पर हाथ रखकर एक दीवार का सहारा ले लिया।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैलता चला जा रहा था, जो बार बार सर झटकने के बावजूद दूर नहीं हो पा रहा था। उसी लम्हे मुझे यकीन हो चला कि मुझे कॉफ़ी या नाश्ते की किसी और चीज़ में कोई ख्वाब आवर दवा दे दी गई है, और चूंकि मैं पीचन के घर में इस किस्म का गुमान भी दिल में नहीं ला सकता था, इसीलिए मैंने किसी चीज़ के जायके पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि मुझे डोज यकीनन खासा ताकतवर दिया गया था, क्योंकि जितनी तेज़ी से मेरे आसाब शल होते जा रहे थे, मैं ये बात महसूस कर सकता था कि डोज बहुत ज़्यादा थी। हत्ता के वापसी की भी मैं अपने अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं पाता था। मेरा आखिरी एहसास ये था कि गली का फर्श जैसे तेज़ी से मेरे चेहरे की तरफ बढ़ता हो। शायद मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर फर्श को अपने चेहरे से टकराने से बाज रखने की बहुत कोशिश भी की थी। इसके बाद मुझे होश न रहा। आंख खुली और मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बहाल हुए तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से अफराद मौजूद थे। वो दरअसल एक बहुत बड़ा मुस्ततील सा कमरा था जो तहखाना सा मालूम होता था। उसकी छत बहुत ज़्यादा नीची थी और वहाँ रोशनी भी बहुत ज़्यादा ना थी। कुछ तो हॉल वैसे ही सीलन ज़दा सा मालूम होता था। कुछ मेरे जिस्म पर कोई गर्म कपड़ा भी बाकी ना रहा था, हत्ता के पैरों में जूते भी ना थे, और मैं कमरे के वस्त में फर्श पर चित पड़ा नजर आता था। ये महसूस करके मैंने सुख की सांस ली कि मेरे हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द दीवारों के साथ बिल्कुल उसी तरह लकड़ी के बेंच लगे थे जिस तरह रेलवे की 3rd क्लास की इंतजार गाहों में लगे नजर आते हैं। ये बेंच खाली ना थे। उन पर थोड़े थोड़े फासले पर बिल्कुल उसी अंदाज में 10-12 अशखास बैठे नजर आते थे, जैसे वो ट्रेन की आमद के मुंतज़िर बैठे हों और इस दौरान नीम दिली से ऐसे देहाती का तमाशा देखने लगे हों जो उनके दरमियान फर्श पर संदूक सरहाने रखकर अचानक से सो गया हो। ये बात मैंने पहली ही नज़र में महसूस की थी कि वो सब के सब चीनी लोग थे। जर्द चेहरे, गोल गोल सी आंखें, चपटी नाक, वो मुख्तलिफ उम्रों और मुख्तलिफ जसामत के लोग थे। उनमें से कोई निहायत ही नहीफ व नज़ार नजर आता था और कोई गठे हुए जिस्म का मालिक। लिबास भी किसी का कदीम शाहाना तरीके का लिबास था, और तो और कोई सिर्फ बनियान और पजामे में मलबूस था और जैसे कब्र से उठकर सीधा इधर को आता हो। फिर मैंने कमरे के एक हिस्से में गैस का एक बहुत बड़ा चूल्हा भी देख लिया, जिससे गैस का बहुत बड़ा सिलेंडर मुंसलिक था। उस चूल्हे पर जहाजी साइज की एक कढ़ाई रखी गई थी। मैं चूंकि फर्श पर लेटा था, इसलिए ये नहीं देख सकता था कि कढ़ाई खाली है या इसमें कुछ मौजूद भी है। ताहम चूल्हा बंद ही पड़ा था। मैंने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक उंगली तक भी हरकत ना कर पाई। ऐसा मालूम होता था कि मुझे जो महलूल पिलाया गया था वो जिस्म और जहन को शल कर देने के मामले में बहुत असर वाला था। मेरा जहन तो किसी न किसी तरह दोबारा काम करने के काबिल हो गया था, लेकिन जिस्म अभी तक शल ही था, और ये बात उन सबको मालूम थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मुतमईन बैठे नजर आते थे। दफतन कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 अशखास तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक पीचन का मंगेतर लियन था। वो सिर्फ एक स्याह पतलून पहने हुए था। उसका चेहरा तमतमा रहा था और कसरती जिस्म के ठोस उजलात किसी बेउन्मान बेचैनी की वजह से फड़कते नजर आते थे। उस वक्त वो गुस्से में भरा गैंडा मालूम होता था। उसके साथ आने वाला शख्स एक मुअम्मर और पस्ता कद चीनी शख्स था। उसके सर पर मैली सी तुर्की टोपी पड़ी थी। वो मखमल का एक लंबा सा स्याह लिबादा पहने हुए था जिसके बटन खुले हुए थे। उसके गले में निहायत खूबसूरत और चमकीली मोतियों की एक माला पड़ी थी। उसकी मूछें ढीले ढाले अंदाज में नीचे को झूलती थी। अंदर आते वक्त मुझे होश में आते देखकर लियन ने उसीले अंदाज में चीनी जबान में कुछ कहा। मुअम्मर शख्स ने मुरब्बियाना अंदाज में सर हिलाया और दोनों हाथ कमर पर रखकर कमरे के वस्त में आ खड़ा हुआ। लियन उसके साथ साथ था और खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरता था। उसके जिस्म, खुसूसन सीने और बाजुओं के उजलात कुछ और तेजी से फड़कने लगे थे, जैसे वो हर चीज को तोड़ फोड़ देने और दरो दीवार को मुनहदिम कर देने के लिए बेचैन हो। कमरे में मौजूद अफराद उठ खड़े हुए, लेकिन रुकू की सी हालत में थे। ताहम ये ताजीम तुर्की टोपी वाले मुअम्मर चीनी शख्स के लिए थी, लियन के लिए बिल्कुल नहीं थी। तुर्की टोपी वाले ने हाथ हिलाकर उन्हें बैठ जाने का हुक्म दिया और वो सब पहले की तरह खामोशी से बैठ चुके थे। तो मेरी कॉफी में ख्वाब आवर दवा तुमने डाली थी ना?
मैंने अंग्रेजी जबान में ली यिन को मुखातिब किया। मैंने हत्तुल इम्कान खुशदिली से बोलने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हलक से अजीब मिनमिनाई सी आवाज़ बरामद हुई। हाँ, ली यिन सांप की तरह फुंकारा। और अब ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं। इससे कोई तुम्हारी मौत आसान या तुम्हारे गुनाहों का बोझ कुछ कम नहीं कर देगा, समझे तुम? बरसबीले तस्करा, क्या आप उन गुनाहों पर रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे जनाब ली यिन साहब? मैंने कमजोर मगर इस्तेहजाइया जबान में कहा। मेरे सवाल का जवाब ली यिन के बजाय तुर्की टोपी वाले मुअम्मर चीनी आदमी ने दिया। तुम्हें इबरतनाक तरीके से सजाए मौत देने के लिए तो तुम्हारा यही गुनाह काफी है नौजवान कि तुमने ली यिन की महबूबा और मंगेतर पर डाका डाला, जबकि तुम्हें उसके वजूद से खेलने का तो क्या, उससे रवाबित बढ़ाने का भी कोई इख्तियार या हक हासिल नहीं था। मुअम्मर चीनी सुलझे हुए और बावकार लहजे में अंग्रेजी जबान बोल रहा था। और मेरे इस जुर्म का क्या सबूत है आप लोगों के पास? मैंने बदस्तूर कमजोर लहजे में उनसे सवाल किया। मैंने खुद पीचन को गुज़िश्ता रात तुम्हारे कमरे से निकलते देख लिया और उसकी चाल बताती थी कि ली यिन ने अचानक इस तरह चिल्ला कर यह अल्फाज कहे थे जैसे उसके सीने में कोई आतिशफिशां फट पड़ा हो, मगर वो बात मुकम्मल बिल्कुल ना कर सका और उसकी आवाज़ तकरीबन बैठ गई। मुझे ली यिन पर बहुत गुस्सा आया। अगर उसने पीचन को मेरे कमरे से निकलते देख ही लिया था और इस मामले में इतना ही गैरतमंद नजर आता था, तो उसे उसी वक्त वही करना चाहिए था जो वो अब कर रहा था। इसके बरक्स उसने न सिर्फ ठंडे दिल से सुबह का इंतजार किया, बल्कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए बाकायदा एक साजिश का एहतमाम भी किया। मेरे लिए क्या सजा तजवीज़ की गई है, ये तो बताइए। मैंने अपने लहजे में कुछ और नकाहत समोर ली, जैसे मैं बिल्कुल ही हिम्मत हार चुका हूँ और अब सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे सवाल का जवाब ली यिन ने खुद दिया। वो फखरिया अंदाज में कढ़ाई की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस कढ़ाई में मौजूद महलूल में तुम्हें उबाल कर एक ऐसा मरहम तैयार किया जाएगा जो बनी नौ इंसान के लिए बेशुमार तकालीफ का इलाज है। ऐसी तकालीफ जिनमें से बेशतर को जदीद दौर के डॉक्टर्स और सर्जन नाकाबिले इलाज भी समझते हैं। ली यिन के चेहरे पर खूंखार सी मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। उसने अपनी पतलून की फूली फूली सी जेब से आड़ू के बराबर कोई चीज बाहर निकाली और मेरे करीब आते हुए बोला, और तुम्हारी खोपड़ी इस तरह महफूज कर ली जाएगी। उसने वो चीज मेरी आंखों के सामने कर दी और तब मैंने महसूस किया कि वो आड़ू जितनी चीज दरअसल एक मुकम्मल इंसानी खोपड़ी थी, जिसे गोया जादू के जोर से छोटा भी कर दिया गया हो। लेकिन फौरन ही मुझे याद आ गया कि इसमें जादू वाली तो कोई बात न थी। कई अफ्रीकी कबाइल, खुसूसन दरियाए अमेज़न के किनारे बसने वाले वहशी कबाइल अपने दुश्मन को हलाक करने के बाद इसी तरह उनकी खोपड़ियों को महफूज कर लिया करते थे और उन्हें फतूहात की निशानियां तस्वुर किया जाता था। दरअसल ये मुकम्मल खोपड़ी नहीं होती। वो दुश्मन को हलाक करने के बाद उसकी खोपड़ी तन से जुदा करके किसी महलूल में डालकर महलूल को उबालते थे और इसके बाद खोपड़ी की मुकम्मल खाल इसी तरह उतार लेते थे जैसे उबले हुए चने पर से छिलका उतार लिया जाता है। फिर उस खौल को कई किस्म के मराहिल से गुजारने के बाद छोटा किया जाता था और उसमें कोई मादा भरकर उसे ठोस भी बना लिया जाता था। इंसान की शनाख्त जूं की तू बरकरार रहती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि दूर उफ्तादा जंगलों में जन्म लेने वाली रसूम और वहशियाना तौर तरीके की जड़ें दुनिया में न जाने कहां कहां तक फैली नजर आती थी। इस दौरान तुर्की टोपी वाले मुअम्मर चीनी आदमी ने एक और शख्स को इशारा कर दिया और उसने उठकर चूल्हा रोशन कर दिया। कमरे में कदरे हरारत का एहसास भी बढ़ गया। मैंने एक बार फिर गैर महसूस तौर पर जिस्म को हरकत देने की कोशिश की थी और इसी नतीजे पर पहुंचा था कि अभी मेरी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। तब मैंने बज़ाहिर इसी तरह आंखें बंद कर ली जैसे मायूसी की इंतहा ने मुझे मौत से पहले ही मार डाला हो, लेकिन दर हकीकत मैंने योगा की एक मश्क शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद मैंने दूर ही से सू सू की आवाज भी सुन ली। मुझे मालूम हो गया था कि कढ़ाई में कुछ उबलने लगा था, लेकिन मैंने अब भी बिल्कुल आंखें नहीं खोली थी। गो के मेरी मश्क मुकम्मल हो चुकी थी और मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा जिस्म हरकत करने के काबिल भी हो चुका, लेकिन मैंने मजीद मश्क जारी रखी ताकि असल सलाहियतें पूरी तरह कूद कर आ जाएं। मैंने उस वक्त आंखें खोली जब मुझे हाथों पैरों से पकड़कर डंडा डोली करते हुए उठाया जाने लगा। मैंने देखा कि मेरा एक एक पांव तो दो दो आदमियों ने पकड़ा हुआ था।
लेकिन दोनों हाथ अकेले ली यन ने पकड़े हुए थे और मेरे वजन से उसके ताकतवर और कसरती बाजुओं की मछलियां पूरी तरह उभरी हुई नजर आती थी। मैंने जहाजी साइज की कढ़ाई के ज्यादा करीब जाने का खतरा मोल ना लिया और टांगों से पूरी कुवत से जोरदार झटका दिया। चारों आदमी दूर जा गिरे। झटके का ये अंदाज ऐसा था कि मेरे बाजू भी ली यिन की गिरफ्त से अचानक से छूट जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। वो गालिबन मेरी बेबसी का यकीन रखने के बावजूद गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल के लिए भी तैयार था। जैसे ही मेरे पांव जमीन से टच हुए, उसने मेरे बाजुओं को इस तरह से झटका दिया कि अगर मैंने बरवक्त अपने आप को संभाल ना लिया होता तो मेरे कंधे तकरीबन उतर चुके थे। मैं चित जमीन पर आ गिरा। ली यिन ने मेरे बाजू छोड़े बगैर मुझ पर औंधा गिरने की कोशिश की, लेकिन मैंने दोहरा होते हुए उसका सर दोनों पैरों में फंसाया और दूसरे ही लम्हे वो मेरे पैरों की तरफ आन गिरा। उसका सर भी पत्थर के ठोस गोले की तरह फर्श से जा टकराया, लेकिन उसे जैसे कोई खास असर ही ना हुआ। बाजू उसकी गिरफ्त से छूट चुके थे। वो तेंदुए की तरह तड़प कर दोबारा उठ खड़ा हुआ और मेरे खड़े होते होते उसने एड़ी पर घूमकर उल्टे रुख मुझे चापसुई रसीद करने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकला और ये जानकर जरूरत से ज्यादा मोहतात हो गया कि वो नौजवान गेंडे की तरह मजबूत ही नहीं बल्कि जूडो और शायद कराटे से भी अच्छी तरह से वाकिफ था। इस दौरान बाकी तमाम लोग हमारे गिर्द घेरा तंग कर चुके थे और गालिबन मुझ पर झपटने ही वाले थे जब मैंने तुर्की टोपी वाले मोहम्मद चीनी शख्स की आवाज सुनी। उसने चीनी जबान में गालिबन उन सबको इस लड़ाई में गैर जानिबदार रहने का भी हुक्म दे दिया था, क्योंकि वो सब के सब पीछे हट रहे थे और वापस बेंचों पर जा बैठे थे और मोहम्मद चीनी शख्स खुद भी उनमें शामिल हो चुका था। फिर उसने जैसे मुझे सुनाने के लिए अंग्रेजी जबान में कहा, अगर गासिब में मुकाबले की सकत है और वो मुकाबला करने का ख्वाहिशमंद भी है तो ली यिन को उसे शिकस्त देनी ही पड़ेगी, वरना मुतनाज़ा लड़की गासिब ही की मलकियत हो जाएगी। यूं उसने गोया मेरा तमाम काम आसान कर दिया था। ली यिन बेशक सांड की तरह मजबूत था, लेकिन उस अकेले से निमटना मेरे लिए मुश्किल काम बिल्कुल न था। मैंने मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया और जब वो फर्श पर गिर पड़ा तो मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। उसकी कई पसलियां टूट गईं, हत्ता कि मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि टूटी हुई पसलियां उसके फेफड़ों में ना जा घुसे। वैसे भी वो गोश्त की एक छोटी सी चट्टान की तरह बेहिस्सो हरकत हो चुका था। वो बेहोश हो चुका था। मोहम्मद चीनी शख्स ने दोनों हाथ उठाकर गोया मुकाबला खत्म करने का ऐलान कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बराबर वाले कमरे में ले गया। वहाँ साफ सुथरी चांदनी बिछी नजर आ रही थी। एक तरफ गौतकिये लगे थे और एक तरफ छोटे छोटे पायों वाली वैसी ही तिपाई रखी गई थी जिस पर पुराने दौर के पटवारी या आड़ती लोग बही खाते लिखा करते थे। चीनी ने मुझे एक गौतकिये के सहारे बैठने का इशारा कर दिया। मैं बैठ चुका तो चीनी भी तिपाई के करीब आलती पालती मारकर बैठ चुका और यूं मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा जैसे चंद लम्हे पहले कुछ हुआ ही ना हो और मैं तो दर हकीकत उसका मेहमान हूँ जो बिल्कुल अभी पहुंचा था। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने झुककर तिपाई का ढक्कन उठाया और दराज से एक सफेद कागज और कलम और फिर दवात निकाली। दराज का ढक्कन गिराकर वो कागज और दवात उसी पे रखकर निहायत इत्मीनान से कागज पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया और तब मैंने देखा कि वो जिस चीज से लिख रहा था वो दरअसल कलम नहीं, निहायत बारीक सा ब्रश था जिससे वो ऊपर से नीचे के रुख लिख रहा था। इसी तरह 3-4 सतर लिख कर उसने कागज मेरे हवाले करते हुए कहा, ये ले जाकर लियूतांग को दे देना। कागज पर चीनी में जाने क्या लिखा था, मेरी तो कुछ समझ में ना आता था। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? लियूतांग के नाम खत है, उसने जवाब दिया। मैंने उसके नाम हुक्म लिख दिया है कि वो मुतनाज़ा लड़की यानी पीचन का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दे, क्योंकि तुमने ली यिन को शिकस्त दे दी है। ली यिन ने भी ताकत ही के बल पर लड़की को हासिल किया था और उसका दावा था कि जो भी उसे शिकस्त दे देगा वो लड़की को जीत लेगा, बशर्ते कि लड़की भी चाहे। और लड़की चूंकि तुम्हारे कमरे में रात बसर करके निकली थी, इससे तो ये जाहिर होता है कि वो तुम्हें चाहती है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए लड़की। मैंने उसका हुक्मनामा पुर्जे पुर्जे करके एक तरफ को फेंक दिया। ली यिन को होश आ जाए तो उससे कह देना कि लड़की को अपनी मिल्कियत में ही रखे, खा उसका अचार बनाकर खाए
या फिर मुरब्बा, लेकिन आइंदा दूसरों के लिए बिला वजह परेशानियां बिल्कुल पैदा न करता फिरे। वो दूसरों से तो जिंदगी और मौत की बाजियां लगाता फिरता है, लेकिन नर्म नाजुक सी लड़की पर उसका बस नहीं चलता कि उसे अपने से वफादारी पर मजबूर भी कर सके। अब आप बराहे करम सिर्फ इतनी तकलीफ करें कि मेरे बाकी कपड़े और हथियार अगर यहाँ मौजूद हैं तो मुझे इनायत फरमा दीजिए। मुअम्मर चीनी चंद लम्हे बगौर मुझे देखता रहा, फिर उसने तुर्की टोपी उतार कर चिंदिया खुजाने में कुछ वक्त सर्फ कर दिया। उसकी चिंदिया के वस्त में हिंदुओं की तरह एक चोटी बनी थी। टोपी दोबारा सर पर रखकर उसने लापरवाही से कंधे उचकाए और एक बार फिर ताली बजाई। खादिम के आने पर उसने चीनी में उसे कोई हुक्म दिया और चंद ही लम्हे बाद मेरी तमाम चीज़ें मेरे सामने पेश भी कर दी गईं। कुछ देर बाद मैं उस पुरस्कार मकान से एक ऐसी गली में जा निकला जिसमें दिन चढ़े भी नीम तारीकी फैली नजर आती थी। मेरा हुलिया अब बिल्कुल दुरुस्त था। हाथों पर और ठोड़ी के नीचे चंद मामूली खराशों के सिवा बज़ाहिर ऐसी कोई अलामत दिखाई नहीं देती थी जिससे ये समझा जाए कि मैं किसी खौफनाक मार्के से गुजर कर आ रहा हूँ। मुअम्मर चीनी ने मुझे मेन रोड पर पहुँचने के लिए रास्ता समझा दिया था, लेकिन उन गलियों में खड़े होकर पता चलता था कि रास्ता समझने का कोई अमली फायदा बिल्कुल नहीं। मैं बहरहाल लंबे लंबे डग भरता एक तरफ से आती लड़की से टकराते टकराते बचा। संभल कर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो पीछे थी। शुक्र है उसने एक गहरी सांस ली। मैं तो सख्त परेशान थी कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच गया हो, तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो गए हो। मैंने तकरीबन तुम्हारे पीछे पीछे लीयन को भी घर से निकलते देख लिया तो मेरा माथा ठनक गया था। मैं समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मैंने फैसले पर पहुंचने और घर से निकलने में कुछ देर कर दी। बाहर आई तो मुझे एक गली में तुम्हारी घड़ी पड़ी मिली। मैं पहले लीयन के दो एक और ठिकानों पर पहुंची, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं लीयन तुम्हें मुकद्दस पेशवा के यहाँ न ले गया हो। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूरते हो? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? अब पीछन कुछ परेशान परेशान सी थी, लेकिन मैंने जब गौर से देखा तो वो कदरे शरारत आमेज लहजे में बोलने लगी। लगता है किसी खूनखार तजर्बे से गुजरे हो क्या? मुझे उस वक्त मालूम नहीं क्यों दुनिया की हर चीज पर गुस्सा आता था। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये तो तुम्हें लीयन से ही ज्यादा बेहतर तौर पर पता चल सकेगा ना। वैसे मेरा दोस्ताना मशवरा यही है कि चंद माह अस्पताल में गुजार कर अब जैसे ही लीयन वापस आए ना, उससे शादी कर डालो, वरना वो अजीब सा भैंसा न जाने किस किस का खून करके तुम्हें और मुसीबत में डाल देगा। वो चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर सरसराती आवाज में कहने लगी, तो तुमने उसे कई माह के लिए अस्पताल जाने के काबिल बना दिया? जान से ही मार देते, किस्सा ही खत्म कर देते। तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया। मैंने कहा, अगर वो तुम्हें इतना ही नापसंद है ना तो खुद ही मार डालना। इतना मुश्किल काम तो नहीं है उसे मारना। अकल नाम की तो उसमें कोई चीज़ नहीं, बस आसान सा काम है। मैं उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगा तो वो गोया हक्का बक्का होकर बोली, कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतज़ार मत करना, मैं अब होटल में क़याम करूँगा। मैंने सर्दमहरी से कहा और लंबे लंबे डग भरता आगे को चल पड़ा। आखिरी बार मैंने उसकी आंखें देखी तो उनमें हैरत के सिवा कुछ भी ना था। वहां से मैं सीधा सिटी अस्पताल पहुंचा जहां कैटी दाखिल थी। डॉक्टर मुझे प्राइवेट वार्ड के दरवाजे पर मिल गया। उसने बताया कि मुकम्मल चेकअप और न जाने कितने किस्म के एक्सरे और टेस्टों के बाद कैटी की जिस्मानी हालत की जो मुफस्सल रिपोर्ट मुरतब की गई है, उसे पढ़कर वो खुद भी लरज उठा था। हालांकि उसका काम दिन भर इसी किस्म की या इससे भी ज़्यादा खौफनाक रिपोर्टें पढ़ना था, लेकिन कैटी के मामले में ये एहसास उसके लिए लर्ज़ाखेज़ था कि उसकी ये हालत किसी हादसे या लड़ाई झगड़े में नहीं, तशद्दुद बर्दाश्त करते करते हो चली। अगर अस्पताल सरकारी होता तो इस तशद्दुद की वजाहत एक अलग मसला बन जाती, लेकिन ये प्राइवेट अस्पताल था। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैटी के हाथों की बेशतर उंगलियां टूटी हुई थी, कई नाजुक मकामात पर गोश्त कुचला हुआ था, कई जगहों से जिस्म दागा गया था, बाल नोचे गए थे, नोकीली चीज़ें चुभोई गई थी, कई जगह से जिल्द तेज धार चाकू से चीर दी गई थी। इसके बावजूद वो अस्पताल तक होशो हवास में पहुंची थी। इस पर डॉक्टर को बहुत हैरत थी। मैं वार्ड में पहुंचा तो कैटी के चेहरे और जिस्म के बेशतर हिस्सों पर पट्टियां लिपटी हुई नजर आ रही थी। ताहम वो जाग रही थी और पट्टियों के दरमियान से मुझे देख भी सकती थी।
मैं उसके तासुरात नहीं देख सकता था, लेकिन जब वो बोली तो उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ से भी मुझे उसके जज्बात का अंदाज़ा करने में दुश्वारी पेश न आई। मैं तो मायूस हो चली थी मंसूर कि शायद अब तुम नहीं आओगे। वो गहरी सांस लेकर बोली, जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को बेहद तन्हा और शिकस्त खुर्दा महसूस कर रही थी। तुम जानते नहीं हो मैं किस कैफियत में थी। मैं बहुत पहले पहुंच जाता कैटी, लेकिन मैंने पटियों में लिपटे हुए उसके हाथ पर निहायत आहिस्तगी से हाथ रखते हुए कहा, लेकिन जुमला अधूरा छोड़ दिया। कोई नई उस्ताद पड़ गई होगी, इसीलिए उसने आगे से जल्दी जुमला मुकम्मल कर दिया। मैं तुम्हारी ठोड़ी के नीचे खराशे देख रही हूँ और बायां रुखसार भी कुछ उभरा उभरा सा महसूस होता है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मैंने उसकी बात की तायीद या तरदीद बिल्कुल न की। मैं शाम तक वहीं रहा। इस दौरान हमने अनगिनत बातें की, इधर उधर की बेमकसद सी बातें। मैंने अपने हाथों से उसे दवा पिलाई, खाना खिलाया, फल छील कर उसे खाने को दिए, कॉफ़ी पिलाई, और इस सारे अमल में मुझे एक अजीब नाकाबिले बयान सी मुसर्रत महसूस होती थी। उसकी कैफियत भी शायद यही थी। ख्वाबनाक से लहजे में वो बोली, मेरी तकलीफ गोया आधी होकर रह गई है, पता नहीं क्यों। मंसूर, शायद तुम जानते हो, अस्पताल गो के प्राइवेट था, मगर उसका मयार नहायत बुलंद और डिसिप्लिन बेहद सख्त था। शाम 7 बजे के बाद मुतल्लिका अमले के सिवा मरीज के करीब कोई नहीं बैठ सकता था, इसलिए बादल नाखास्ता मुझे भी वहाँ से रुखसत होना पड़ा। इस शानदार अस्पताल में डॉक्टरों की खुसूसी तवज्जो और निगहदाश्त से कैटी जल्द सेहतयाब हो गई और हम बम्बई वापस आ गए। वापसी के सफ़र में कोई ख़ास काबिल ज़िक्र वाक़या पेश न आया और बम्बई पहुंचने के बाद के वाक़यात में भी कोई ऐसा ख़ास सनसनीखेज़ पहलू पिन्हा न था। मुख्तसरन बस इतना जान लीजिए कि मदन मोहन को शेखर ने एक तवील अरसे तक मालती मंदिर वाले पैलेस में रख कर वाकई एक बनमानस पे तब्दील कर दिया था। वो इंसानों की खुसूसियात खो बैठा था और तकरीबन हैवान नज़र आने लगा था। तब एक रात हमने उसे चुपके से बम्बई की एक सड़क पर ला छोड़ा था। दिन में लोगों ने देखा कि एक बनमानस ट्रैफिक के दरमियान इधर उधर भागा फिरता नजर आता है, ताहम उसमें किसी न किसी हद तक इंसान की झलक भी नजर आती थी और कभी कभी वो इंसानों जैसी आवाज़ें भी निकालता था, 2-4 अल्फाज भी बोलता था, लेकिन वो इंसानों के साए से भी भड़कता था। पुलिस और दूसरे 2-3 महकमों के लोगों ने उसे पकड़ने और काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ ना आया और इधर उधर भागता फिरता नजर आता था। उनकी कोशिशों के दौरान ही एक बस उसे कुचलती हुई दूर चली गई। अखबारात ने इस पुरस्कार वाक़े पर कई दिन तक हाशिया आराई की। एहसान मिर्ज़ा मेरी नाकाबिले यकीन कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता था। वो ज़्यादा अरसे ज़िंदा नहीं रह सका था। उसने वाकई मुझे बेटों की तरह समझा और मरने से पहले तमाम दौलत और तमाम जायदाद मेरे नाम करके चला गया, लेकिन बहुत से सरकारी इदारे मेरे पीछे लगे हुए थे। उसकी बेशतर दौलत और जायदाद पर हुकूमत ने मुख्तलिफ हीले बहानों से कब्जा कर लिया था और तवील मुकदमेबाजी से भी मुझे कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। एहसान मिर्ज़ा खा कैसा भी शख्स था, लेकिन हुकूमत उसके एक एहसान से आज तक लाइल्म है कि उसने इंडिया में माफिया का रास्ता रोका था। महताब लंदन से इस दौरान वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी थी। उसकी सूरत में कुछ नकाइस बरकरार रहे। उसे बहरहाल खूबसूरत लड़कियों में शुमार नहीं किया जा सकता था और उसने इसी चीज़ को आड़ बनाकर मुझसे शादी से इनकार भी कर दिया। मैं कई बरस तक उससे शादी के लिए इसरार करता रहा, लेकिन उसकी यही जिद रही कि वो अपने आप को मेरे काबिल बिल्कुल नहीं समझती। शादी उसने किसी और से भी न की और मैं भी अपने आप को किसी और से शादी के लिए आमादा न कर सका। इसी आलम में कुछ पता न चला कि कब बुढ़ापे ने हमारे वजूद में पंजे गाड़ लिए। अब हम दोनों के बाल सफ़ेद हैं। वो अपने घर में रहती है और मैं अपने घर में। कुछ लोगों का ये ख्याल शायद दुरुस्त ही है कि आप पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकते हैं, दरियाओं का रुख बदल सकते हैं, फिजाओं को मुसख्खर कर सकते हैं, लेकिन अगर औरत किसी बात पर अड़ जाए तो फिर आप उसे कायल कभी नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके साथ ही तलाश नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी अगली कहानी में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।